अब तक हमने फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा दार्शनिकों के योगदान जो कारण रहे हैं, इन कारणों पर चर्चा की थी कि किस प्रकार 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीतिक स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही थी। प्रशासन पर अकुशल प्रशासनिक अधिकारी, अयोग्य सम्राट तथा भ्रष्ट शासन व्यवस्था, भ्रष्ट न्याय व्यवस्था आदि के कारण जनता में निरंतर आक्रोश बढ़ता जा रहा था। साथ ही साथ जो सामाजिक असमानताएं थी, जिसमें विशेषाधिकार युक्त वर्ग सभी सुविधाओं का, सभी विशेषाधिकारों का उपभोग करता था, परंतु राज्य को किसी भी प्रकार का कर नहीं देता था। दूसरी ओर जो विशेषाधिकारहीन वर्ग था, जो जनसाधारण वर्ग था, सारे करों का बोझ इसी सामान्य वर्ग के ऊपर था और यह अपनी आय का 80% हिस्सा कर के रूप में देता था। इन सब के बावजूद फ्रांस की आर्थिक स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि राजा रानी और दरबार का जो अपव्यय था, जो अनावश्यक व्यय दरबार पर, राजा और रानी पर किया जाता था, वह इतना अधिक था कि फ्रांस की संपूर्ण आय से भी वह पूरा नहीं हो पा रहा था। इस कारण जो राज परिवार था, जो सामंत वर्ग था, जो चाटुकार दरबार था, इन सबको दी जाने वाली सुविधाएं, अनावश्यक पारितोषिक, इनाम आदि का व्यय करने के लिए भी संपूर्ण फ्रांस की आय पर्याप्त नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति में निरंतर बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए यद्यपि लुई 16वें ने कई वित्त मंत्री बदले, वित्त मंत्रियों ने यद्यपि ऊंची दरों पर ऋण लेकर राजकार्य संचालन करने का प्रयास किया, परंतु ऋण लेकर अर्थव्यवस्था की समस्या को, अर्थात आर्थिक स्थिति को संभाला नहीं जा सकता था। अर्थव्यवस्था को सुधारने का उस समय एकमात्र तरीका था समान कर व्यवस्था, परंतु समाज का जो धनी वर्ग था, वह किसी भी दशा में, जो सामंत वर्ग था, वह किसी भी दशा में कर देने को तैयार नहीं था, जबकि यह उच्च वर्ग राज्य से सभी प्रकार की सुविधाएं लेता था, परंतु किसी भी प्रकार का कर नहीं देता था। सिद्धांत रूप से उच्च वर्ग को या सामंत वर्ग को, दरबारी वर्ग को यह स्वीकार नहीं था कि सबको समान कर देना पड़े। ऐसी स्थिति में यद्यपि लुई 16वें के वित्त मंत्रियों ने अपने अपने तरीकों से अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रयास किया, इसमें तुर्गोल जो वित्त मंत्री था, उसने कई सुधार कार्य किए। चुंगियों के रूप में नेकर ने ऋण लेकर के तथा अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए राजा के समक्ष समान कर व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। केलोन ने अपने प्रयास किए, ब्रियन ने अपने ढंग से अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रयास किया,
परंतु ये सब असफल रहे। पुनः राजा ने नेकर को वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया। नेकर ने जब वित्त मंत्री का पद संभाला तो उसने राजा के समक्ष यही प्रस्ताव रखा कि समान कर व्यवस्था ही इस समस्या का हल है, इसलिए सभी वर्गों पर समान कर लगाए जाना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि उच्च वर्ग जो दरबारी चाटुकार वर्ग था वह नाराज हो गया और उन्होंने नेकर को पुनः पदच्युत कराने का दबाव राजा पर डाला। परंतु नेकर ने वित्त मंत्री पद से हटने से पूर्व एक महत्वपूर्ण कार्य किया। वह कार्य था बजट का प्रकाशन। जो बजट का प्रकाशन था, वित्त मंत्री नेकर ने जो दरबार पे अत्यधिक धनराशि व्यय की जाती थी, क्योंकि उस समय जनसाधारण को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए नेकर ने जब बजट प्रकाशित किया तो आम जनता को भी यह ज्ञात हो गया कि किस तरह उनके द्वारा कर के रूप में संकलित धन का दुरुपयोग किया जाता है और किस तरह जनता के धन का दरबार पर, शाही परिवार पर अपव्यय किया जाता है। रानी और सामंतों ने राजा पर दबाव डाला और नेकर को उसके पद से हटा दिया गया। अब गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए फ्रांस में जो प्रसिद्ध पुरुषों की सभा थी उसका अधिवेशन बुलाया गया। अधिवेशन में यद्यपि यह प्रस्ताव रखा गया कि सब पे समान कर व्यवस्था लागू हो, किंतु क्योंकि इस प्रसिद्ध पुरुषों की सभा में, इस उच्च वर्गीय सभा में कुलीन सदस्य ही अधिक थे जो कि अब तक सभी प्रकार के करों से मुक्त थे, इसलिए कोई भी कुलीन वर्ग का सदस्य कर देना नहीं चाहता था। अतः उन्होंने इसका विरोध किया और पुनः यह प्रस्ताव पारित हुआ और यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जनसाधारण पर ही कर बढ़ाए जाए और कर जो है अतिरिक्त कर जनसाधारण पर ही बढ़ाया जाए। जब यह प्रस्ताव पारित हुआ तो फ्रांस में यह व्यवस्था थी कि फ्रांस की जो सर्वोच्च न्यायालय थी, जो सर्वोच्च न्यायालय फ्रांस का था, पार्लियामेंट उसे कहा जाता था, तो जब भी फ्रांस में कोई कानून बनता तो उसे सर्वोच्च न्यायालय अर्थात पार्लियामेंट में पंजीकृत करवाना आवश्यक होता था। जब यह प्रस्ताव कि आम जनता पर ही कर बढ़ाया जाए पार्लियामेंट के पास पहुंचा तो पार्लियामेंट ने इसे अस्वीकार कर दिया, इसे स्वीकृति प्रदान करने से अस्वीकार कर दिया और पार्लियामेंट ने यह तर्क दिया कि आम जनता पर या तृतीय सदन पर कर लगाने का अधिकार केवल तृतीय सदन की सभा अर्थात जो सभी वर्गों की सभा है, स्टेट्स जनरल को ही कर लगाने का अधिकार है। अतः इस संदर्भ में जब छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि फ्रांस में एक स्टेट्स जनरल थी जिसका 1615 से अब तक कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। अतः तमाम छानबीन के पश्चात स्टेट्स जनरल की बैठक करने का प्रस्ताव रखा गया और यह तय किया गया कि स्टेट्स जनरल के चुनाव कराए जाएं तथा 1 मई 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया जाए, इसकी घोषणा की गई। इस तरह जो फ्रांस की गिरती हुई अर्थव्यवस्था थी वह क्रांति की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रही थी। इसी बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह फ्रांस में क्रांति का प्रारंभ हुआ, क्रांति के प्रारंभ के लिए कौन कौन सी घटनाएं उत्तरदायी थी, तो इसी बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब जब यह तय हो गया कि
1 मई 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया जाए। तो अब स्टेट्स जनरल के चुनाव होने की तैयारी की जाने लगी। तमाम पुराने जो अभिलेख थे, जो रिकॉर्ड थे, उनकी छानबीन के पश्चात स्टेट्स जनरल के बारे में जानकारी जुटाई गई और उसके चुनाव 1789 की बसंत ऋतु में चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में विभिन्न वर्गों के अलग अलग चुनाव हुए, क्योंकि स्टेट्स जनरल के 3 सदन थे। एक सामंत वर्ग का सदन, दूसरा पादरी वर्ग का सदन और तीसरा जनसाधारण वर्ग का सदन। इनमें कई जो सामंत वर्ग के व्यक्ति थे उन्होंने जनसाधारण वर्ग से भी चुनाव लड़ा। इनमें मिराबो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने सामंत वर्ग का होने के बावजूद भी जनसाधारण वर्ग की ओर से चुनाव लड़ा। मिराबो का कहना था कि मैं एक पागल कुत्ते के समान हूं, मुझे चुन लो और निरंकुशता एवं विशेषाधिकार मेरे काटने से मर जाएंगे। इस तरह मिराबो निरंकुश शासन और विशेषाधिकारों का प्रबल विरोधी था। जब चुनाव हो रहे थे तो चुनाव में सम्मिलित सभी प्रतिनिधियों ने स्मृति पत्र, जिन्हें फ्रेंच भाषा में केयर कहा जाता है, जनता से उन्होंने स्मृति पत्र लिए, अर्थात जनता की जो मांगे थी उन स्मृति पत्रों के माध्यम से प्रतिनिधियों ने वो मांगे संकलित की और स्मृति पत्रों में अधिकांशतः जनता ने यह प्रार्थना राजा से की थी कि जो विभिन्न क्षेत्रों में असमानता है, जो शोषण जनता का किया जाता है, जो बेगार व्यवस्था है और जो विशेषाधिकारी जो हैं उनका अंत किया जाए तथा समान समाज की स्थापना की जाए। मुख्य जो मांग थी स्मृति पत्रों में आम जनता की यही मांगे मुख्य थी। इस तरह जब चुनाव हुए तो चुनाव के पश्चात 1214 सदस्य चुन के आए, जिनमें 285 सामंत वर्ग के, 308 पादरी वर्ग के तथा 621 जनसाधारण वर्ग के सदस्य चुन के आए। और 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक आरंभ हुई। बैठक इस मुद्दे पर थी कि किस तरह कर लगाया जाए, कर व्यवस्था क्या हो। जनसाधारण वर्ग की यह मांग थी कि समान कर व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि सामंत वर्ग और पादरी वर्ग इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि पादरी वर्ग में अधिकांशतः उच्च पादरी ही इस सदन में चुनकर आते थे। सबसे पहले विवाद इस बिंदु पर हुआ कि अब तक या पूर्व में स्टेट्स जनरल में जो मतदान का जो प्रक्रिया थी, मतदान की प्रक्रिया थी, उसमें तीनों सदनों के अलग अलग मत होते थे। अर्थात जब भी कोई प्रस्ताव पारित करना होता तो उसमें सामंत वर्ग का एक मत, पादरी वर्ग का एक मत और जनसाधारण वर्ग का एक मत माना जाता था। अर्थात जो 3 सदन थे प्रत्येक सदन का एक मत इसमें माना जाता था। इसका परिणाम यह होता था कि क्योंकि सामंत और जो पादरी वर्ग था, पादरी वर्ग में भी पादरी जो सदन था पादरियों का, उसमें भी उच्च वर्गीय पादरी होते थे, इसलिए अधिकांश मुद्दों पर सामंत वर्ग और पादरी वर्ग एक हो जाते थे और जनसाधारण की मांग को अनसुना कर देते थे। अतः जनसाधारण वर्ग के सदन ने यह मांग रखी कि मतदान जो हो वह प्रतिनिधियों के अनुसार हो, न कि सदन के अनुसार। अर्थात मतदान हेतु प्रत्येक प्रतिनिधि का एक मत माना जाए, न कि सदन का एक मत। इस पर जब बहस हुई तो जो राजा की ढुलमुल नीति थी उस कारण इस पर कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं हो सका, क्योंकि समान कर व्यवस्था के संदर्भ में राजा मौन था।
और मतदान के अधिकार पर जब मतभेद हुआ तो राजा कोई निर्णय नहीं ले पाया। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे संघर्ष बढ़ने लगा। 5 मई को अधिवेशन प्रारंभ हुआ और 6 मई को ही, जैसे मैंने कहा, मतदान की प्रक्रिया पर विवाद हो गया। यह विवाद जब नहीं सुलझा तो जनसाधारण के सदन ने 12 जून 1789 को अपने को राष्ट्रीय सभा घोषित किया। जनसाधारण के सदन का कहना यह था कि तीनों सदनों को एक साथ बैठक करनी चाहिए और प्रत्येक प्रतिनिधि का एक मत होना चाहिए। इस पर जो उच्च वर्गीय सदन था और पादरी वर्ग का जो सदन था, ये इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। परंतु जब जनसाधारण ने यह मांग की कि एक ही सदन, तीनों सदनों को मिलाकर के एक ही सदन स्थापित किया जाए और प्रत्येक प्रतिनिधि का एक मत माना जाए, इसका परिणाम यह हुआ कि अंततः 12 जून 1789 को तृतीय सदन ने अपने को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। स्टेट्स जनरल को राष्ट्रीय सभा उन्होंने घोषित कर दिया कि अब स्टेट्स जनरल क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय सभा कहलाएगी। और उन्होंने उच्च वर्ग के सदन को और पादरी वर्ग के सदन के सदस्यों से भी यह अपील की कि वे उनके साथ मिलकर एक साथ बैठक करें। परंतु राजा ने इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब बैठक समाप्त हुई तो बाद में राजा के सैनिकों ने प्रतिनिधि भवन को बंद कर दिया, अर्थात सभा भवन को बंद करा दिया। 20 जून 1789 को जब तृतीय सदन के लोग सभा भवन में पहुंचे तो सभा भवन राजा द्वारा बंद कर दिया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी सदस्य निकट में स्थित टेनिस खेलने का जो मैदान था, जो कोर्ट था, उस टेनिस कोर्ट में गए और उन्होंने एक शपथ ली जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ कहा जाता है। टेनिस कोर्ट के हॉल में उन्होंने एकत्रित होकर शपथ ली कि जब तक हम कोई एक संवैधानिक निर्णय नहीं लेते, एक संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हैं, तब तक हम हर परिस्थिति में एकजुट रहेंगे। और यही शपथ टेनिस कोर्ट की शपथ कहलाती है। इस शपथ में सभी प्रतिनिधियों ने, जो विजेल था, एक प्रमुख प्रतिनिधि था विजेल, उसके कहने पर एक शपथ का प्रस्ताव पारित किया और यह शपथ ली कि जब तक राज्य का संविधान स्थापित नहीं हो जाएगा तब तक हम कभी भी अलग नहीं होंगे और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हम एकत्रित होंगे। एक प्रकार से यह क्रांति का सूत्रपात था। तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों ने अब राजा का विरोध किया और संविधान बनाने का संकल्प लिया। अब वे राजा से संघर्ष करने को तैयार थे और एक प्रकार से यहीं से क्रांति का हम आरंभ मान सकते हैं। अब जब तृतीय सदन ने राष्ट्रीय सभा तो घोषित अपने को कर ही दिया था, अंततः राजा ने 23 जून को तीनों सदनों का एक सम्मिलित अधिवेशन बुलाया। तीनों सदनों के सम्मिलित अधिवेशन को संबोधित किया और फिर उन्हें आदेश दिया कि वे जाकर अपने अपने सदनों में अलग अलग बैठ जाएं। इस पर तृतीय सदन फिर जो है उत्तेजित हो गया और उन्होंने ऐसी स्थिति में इस बात की घोषणा की कि वे अब यहां से नहीं हटेंगे। अब वे जहां सम्मिलित अधिवेशन हुआ है वहीं सम्मिलित अधिवेशन करेंगे और इसी सभा भवन में डटे रहेंगे। जब सैनिकों ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो मीराबो ने सैनिकों को ललकारते हुए कहा कि जाओ अपने स्वामी अर्थात राजा से कह दो कि हम जनता की इच्छा से एकत्रित हुए हैं और संगीनों को छोड़कर हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इस तरह एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जो भी लोग राष्ट्रीय सभा के सदस्यों पर हिंसात्मक कार्रवाई करेंगे, हिंसात्मक हाथ उठाएंगे, उन्हें देशद्रोही समझा जाएगा, वे मृत्युदंड के अधिकारी होंगे
जब यह सूचना राजा को गई तो राजा का कुछ निर्णय वो असमंजस की स्थिति में था और अंततः उसका संक्षिप्त उत्तर था कि उन्हें वहीं रहने दो। अर्थात राजा ने यह कहा कि यदि वे चाहते हैं कि वहां रहें तो उन्हें वहीं रहने दो। इस तरह यह तृतीय वर्ग की प्रथम विजय थी और धीरे धीरे 25 जून तक जो है भारी संख्या में पादरी और कुछ सामंत आकर तृतीय सदन के साथ सम्मिलित हो गए और अंततः 27 जून को राजा ने स्टेट्स जनरल को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और तीनों सदनों को एक साथ बैठने की अनुमति दे दी और इस तरह स्टेट्स जनरल अब राष्ट्रीय सभा घोषित हो गई और तीनों सदनों के स्थान पर अब एक ही सदन राष्ट्रीय सभा स्थापित हो गई। यह तृतीय वर्ग की प्रथम विजय थी। इसके बाद जो घटनाक्रम आगे को देखने को मिलता है वहां में देखते हैं को इस रूप में मिलता है कि राजा जो है विवेकपूर्ण निर्णय लेने में अक्षम सिद्ध हो रहा था। राजा कोई विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहा था क्योंकि अब भी राजा चाटुकार दरबारियों के प्रभाव में था और राजा स्वयं परिस्थिति को समझने में भूल कर रहा था। राजा यह नहीं समझ पा रहा था कि तृतीय वर्ग अभी तक जो है राजा के विरुद्ध नहीं हुआ था। अभी वो समानता की बात करना चाहता था, समान कर व्यवस्था चाहता था और विशेषाधिकारों का अंत चाहता था। परंतु ऐसी स्थिति में राजा चाटुकार दरबारियों के प्रभाव में था, रानी के प्रभाव में था, इस कारण वह विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाया। ऐसी स्थिति में पेरिस की जनता दिन प्रतिदिन उग्र होती जा रही थी क्योंकि पेरिस में भूखमरी, बेरोजगारी फैल रही थी और कुछ असामाजिक तत्व भी वहां एकत्रित हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि पेरिस की जनता के मन में विद्रोह की भावनाएं निरंतर बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में एक युवक कैमिल दे मूले ने अपने उत्तेजनापूर्ण भाषणों से जनता को और भी उग्र कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि कैमिल दे मूले के उत्तेजनापूर्ण भाषणों से पेरिस की जनता उग्र हो गई और 14 जुलाई 1789 को उन्होंने पेरिस में स्थित बैस्टिल के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। जनता का मानना यह था कि राजा जो है जनता की मांगों को बलपूर्वक दबाना चाहता है और दुर्ग में उसने कई हथियार इकट्ठा कर रखे जो कि वह जनता के विरुद्ध प्रयोग करना चाहता है। ऐसी स्थिति में जनता ने बैस्टिल के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया जो कि निरंकुशता का भी प्रतीक था। यह संघर्ष लगभग 5 घंटे चला और इस संघर्ष में जनता के 200 व्यक्ति मारे गए। अंततः जो किलेदार था उसने समर्पण कर दिया और किला खोल दिया, किले का द्वार खोल दिया। जनता ने किले में प्रवेश किया और वहां किलेदार तथा सिपाहियों की नृशंस हत्या कर दी। उनके सिरों को जनता ने पेरिस की गलियों में घुमाया और किले में जो भी राजनीतिक बंदी थे उनको मुक्त कर दिया। इस तरह बैस्टिल के दुर्ग पर जनता का अधिकार हो गया। बैस्टिल के पतन का महत्व इस रूप में देखा जा सकता है कि इससे निरंकुशता, स्वेच्छाचारी शासन का अंत हो गया क्योंकि बैस्टिल का दुर्ग निरंकुशता का प्रतीक माना जाता था। जैसे ही इसकी सूचना राजा को मिली तो कहा जाता है कि राजा ने कहा यह तो विद्रोह है, परंतु सूचना देने वाले ने कहा नहीं महाराज, यह क्रांति है, विद्रोह नहीं, यह क्रांति है। और इस तरह 14 जुलाई 1789 को ही फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। आज भी 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बैस्टिल के दुर्ग का पतन का महत्व यह है कि इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब सामंतवाद का पतन निश्चित है। जगह जगह जनता ने सामंतों की गढ़ियों को आग के हवाले किया और पूरे फ्रांस में जगह जगह सामंतों की गढ़ियों को जलाया गया।
राजा ने जनता के कार्यों का कोई विरोध नहीं किया और जो पेरिस के नगर में जो सेना रखी थी उसको वहां से हटा दिया गया। नेकर को पुनः वित्त मंत्री बनाया गया। यह जनता का दबाव था। पेरिस के शासन के लिए जनता ने एक नगर पालिका, एक कम्यून स्थापित की और पेरिस की रक्षा के लिए नागरिक रक्षा दल उसका गठन किया गया और उसे राष्ट्रीय रक्षक दल का नाम दिया गया। ले फायते राष्ट्रीय रक्षक दल का प्रमुख नियुक्त हुआ। जनता ने बुरो वंश के सफेद झंडे के स्थान पर तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया। अब जो पुरातन शासन व्यवस्था थी उसका जगह जगह पतन हो गया। जनता ने जगह जगह सामंतों की गढ़ियों को आग लगा दी। इस तरह बैस्टिल के पतन से एक प्रकार से सामंतवाद का और निरंकुशता का अंत हो गया। ऐसी स्थिति में अब भी दरबारी षड्यंत्र कर रहे थे और राजा को अनुचित सलाह दे रहे थे। चाटुकार दरबारी सलाह दे रहे थे कि विदेशी सेना की मदद से राजा को जो है पेरिस की स्थिति को काबू में करना चाहिए, क्रांतिकारियों को कुचल देना चाहिए। जैसे ही इसकी सूचना जनता को प्राप्त हुई तो जनता ने इसका घोर विरोध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि पेरिस की जनता और भी उग्र हो गई और इसका परिणाम 5 अक्टूबर 1789 को भूखी जो जनता थी, जिनमें स्त्रियां ज्यादा थी, भूखी स्त्रियों ने प्रदर्शन किया और वर्साय के महल पर धावा बोल दिया। इसे मार्च ऑफ फेरीज या स्त्रियों का धावा भी कहा जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि स्त्रियों का जो दल था वह वर्साय के महल की ओर बढ़ा। चारों ओर रोटी रोटी की मांग होने लगी। जनता भूखों मर रही थी। भूखी स्त्रियों के दल ने वर्साय के महल की ओर रोटी रोटी के नारे लगाते हुए प्रस्थान किया और राजा और रानी को वर्साय के महल से अपने साथ वह पेरिस लाई। इस तरह वर्साय के महल से राजा और रानी और उनका पुत्र भीड़ के नेतृत्व में पेरिस लाया गया। अब जनता नारा लगा रही थी कि अब रोटी वाला उनके साथ है, अब वो भूखे नहीं रहेंगे। और इस तरह पेरिस में टुलरीज के महल में राजा को एक बंदी की तरह रखा गया, अर्थात अब राजा पेरिस की जनता के नियंत्रण में था। इस तरह हम फ्रांस में क्रांति का आरंभ समझ सकते हैं।